गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को जैव प्रक्रम वाला जो हमारा चैप्टर है साइंस के अंदर, छठा चैप्टर, उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे, दोहराएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे यानी कि यहाँ पे हमारा ये जो पहला क्वेश्चन दिखाया गया है, हमारे जैव बहुकोशीय हमारे जैव बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्या अपर्याप्त है? दोबारा देखते हैं। हमारे जैव है, जो बहुकोशीय बहुत सारे कोशीय जीव है, उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो फिर से मैं दोबारा से एक बार और रिपीट करता हूं, ताकि हर एक बच्चे को बढ़िया तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे बहुकोशीय बहुत सारे जीव है ना, बहुकोशीय जीव है, उनमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? इसका आंसर देखेंगे। हमारे जैव बहुकोशीय जीव है जो में केवल बाहरी त्वचा, यानी कि क्या है, बाहरी त्वचा की, जो बाहरी त्वचा है कि कोशिकाएं और ऊतकों के रंध्र ही वातावरण से सीधे संबंधित होते हैं। जो छोटे छोटे बहुत सारे जो कोशीय जीव है, क्या होता है, बहुकोशीय जीव है, और जो बाहरी त्वचा है उनकी, ठीक है, बाहरी त्वचा की कोशिकाएं हैं और ऊतकों के, क्या है, ऊतकों के रंध्र ही वातावरण से सीधे क्या है, संबंधित हैं। जबकि अन्य सभी जीवों कोशिकाएं जबकि अन्य सभी कोशिकाएं तथा भीतरी अंग, कोशिकाएं और भीतरी अंग सीधे वातावरण के संपर्क में नहीं रहते। वे ऑक्सीजन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते। ठीक है। तो क्या यहाँ पे दर्शाया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं, जैसे ये अंदर होता है ना, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या किससे कनेक्ट है? वातावरण से है। और जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो भीतरी अंग है, वो क्या है, वातावरण के संपर्क में नहीं रहते। वे ऑक्सीजन की अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए विसरण पर आश्रित नहीं रह सकते, क्योंकि विसरण बहुकोशीय जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत कम और धीमी गति से आपूर्ति करते हैं। दोबारा से फिर मैं लाइन को रिपीट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि विसरण बहुकोशीय जीवों की आवश्यकता के लिए, क्या है, क्योंकि यानी कि विसरण बहुकोशीय जीवों की आवश्यकता के लिए बहुत कम धीमी यानी स्लो गति से आपूर्ति करते हैं। यदि हमारे शरीर में विसरण के द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता। इसलिए बहुकोशीय जीवों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी करने के लिए विसरण अपर्याप्त है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी ने ये क्वेश्चन आसान तरीके से आपने पढ़ा और अच्छे तरीके से ये पढ़ना भी है। अगर समझ में नहीं आता तो इसको हम बार बार पढ़ेंगे, कॉपी में लिखेंगे, तभी आसान तरीके से ये हमारे जो दिमाग है, जो हमारे मेमोरी है, उसमें ये अच्छे तरीके से फीड हो जाएगा, चिपक जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रश्न नंबर 2। कोई वस्तु सजीव है, क्या है, कोई वस्तु सजीव है, उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। क्या करते हैं, फिर दोबारा से क्वेश्चन समझिए। कोई वस्तु सजीव है, उसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। आंसर देखते हैं। सभी जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती है। वे रूप, आकार, रंग, यानी कि वे रूप में और आकार में और रंग में आदि की दृष्टि से समान भी होते हैं तथा भिन्न भी, क्या होते हैं, समान भी होते हैं और भिन्न भी होते हैं। पशु गति करते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, वंशवृद्धि करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं, भागते दौड़ते नहीं हैं, पर फिर भी वे सजीव हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली उनकी गतियां दिखाई नहीं देती। इसलिए यदि वस्तुओं में अणुओं में गति हो तो वह वस्तु सजीव मानी जाती है। यानी कि जिसमें जो गति होती है वो क्या है, वो वस्तु क्या मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, वह सजीव मानी जाएगी। इसलिए कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए मापदंड अणुओं की गति है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम। तो मैं एक बार से फिर मैं रिपीट करता हूँ इसी क्वेश्चन को, ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि हमने कोई रटिफिकेशन नहीं लगाना है, हमने कोई ये नहीं करना कि भाई हमने एक बार पढ़ लिया और आगे पढ़ते चले जाना है। सिर्फ हमने यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना भी है, पढ़ना भी है, याद भी अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से याद करना है कि हमें जिंदगी भर हमें हमारे माइंड में चिपका रहे। तो फिर से दोबारा से मैं इसका आंसर लेता हूँ सेकंड नंबर क्वेश्चन का। क्या है यहाँ पे, सभी जीवित वस्तुएं, जो जीवित वस्तुएं है ना, जिसमें जीव होता है, सभी जीवित वस्तुएं सजीव कहलाती है। वे रूप, आकार, रंग आदि की दृष्टि से समान भी होते हैं तथा भिन्न भी। पशु गति करते हैं, बोलते हैं, सांस लेते हैं, खाते हैं, वंशवृद्धि करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे बोलते नहीं, भागते दौड़ते नहीं, पर फिर भी वे सजीव है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली उनकी गतियां दिखाई नहीं देती। इसलिए यदि वस्तुओं में अणुओं में गति हो तो वह वस्तु सजीव मानी जाती है। कोई भी वस्तु है जो अणु है उसमें गति हो रही है तो वो वस्तु क्या मानी जाएगी, सजीव मानी जाएगी। इसलिए कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए मापदंड अणुओं की गति है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई भी जीव है द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे प्यारे बच्चों। उत्तर है इसका, किसी जीव के द्वारा जिन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है वे है, क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा प्राप्ति के लिए उचित पोषण, यानी कि हम जैसे भोजन करते हैं तो हमारा जो पोषण है, जो हम भोजन करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होगी, एनर्जी, यानी कि ऊर्जा प्राप्त होगी। तो पहला हमारा ये यहाँ पे है कि जब हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, उचित पोषण की आवश्यकता होती है, तो हमें पोषण की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, एनर्जी प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। नंबर 2 हमारा यहाँ पे पॉइंट है, श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत है। जब सांस लेनी होगी तो हमें पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होगी। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा, भोजन के सही पाचन तथा अन्य जैविक प्रक्रियाएं के लिए क्या किस चीज की जरूरत होगी, यहाँ पे जल की। 4था नंबर क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों की
आवश्यक मानेंगे। ये हमारा यहाँ पे है जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रियाएं हैं। कौन कौन सी? पोषण, पोषण जरूरी है, श्वसन जरूरी है, परिवहन जरूरी है, उत्सर्जन और वृद्धि आदि मानी जाती है। तो सभी स्टूडेंट से, सभी प्यारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे प्यारे बच्चों, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से रिपीट करके बार बार देखेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे कि इन क्वेश्चनों के अंदर क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है, क्या सीखना है हमें। तो हम इनको बार बार रिपीट करेंगे और बार बार रिपीट करके अपने दिमाग के अंदर इसको फीड कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।